हम लोग बात कर रहे थे आपका भागिक पालन, इसकी बात हो रही थी। और भागिक पालन पर बात करते करते ये बात आई कि एक सिद्धांत विकसित हुआ था। अब वो सिद्धांत क्या था कि अगर पक्षकारों ने कोई संविदा की है तो भले ही वो मौखिक, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। भारतीय संविदा अधिनियम इसकी स्पिरिट है, इसकी भावना है। भारतीय संविदा अधिनियम आप उसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो दिखाई देता है। जैसे सेक्शन 28 हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 28 में कहता है कि संविदा भले ही अनिश्चित है, लेकिन अगर वो निश्चित किए जा सकने योग्य है तो फिर उसका पालन ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि संविदा अधिनियम या संविदा अधिनियम की जो मूल भावना है वो तो ये है कि संविधाओं का पालन होना चाहिए। और यही चीज प्रिवी काउंसिल ने भागिक पालन के माध्यम से हिंदुस्तान में लागू की, ठीक है, जिसे बाद में अधिनियमित स्वरूप 1929 में ये दे दिया गया। शुरुआत कहां हुई? इंग्लैंड में। बात हुई थी आपसे मेडिसन वर्सेस एंडरसन की। मेडिसन वर्सेस एंडरसन में क्या कहा था वहां के न्यायालयों ने इंग्लैंड में कि भले ही इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड ये कहता है कि संविधाएं अगर लिखित नहीं है, पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, तो उनका प्रवर्तन न्यायालयों के द्वारा नहीं कराया जाएगा। लेकिन साम्य के न्यायालयों ने, चांसरी कोर्ट ने वहां एक बात विकसित करनी शुरू की। और चांसरी कोर्ट ने क्या विकसित किया कि अगर कोई संविदा हुई है, भले ही अलिखित, भले ही मौखिक, क्योंकि संविदा तो मौखिक हो ही सकती है, संविधाएं लिखित भी हो सकती है, संविधाएं अभिव्यक्त भी हो सकती है, संविधाएं विविक्षित भी हो सकती है। तो अगर कोई संविदा है भले ही अलिखित, लेकिन अगर वो है, इस बात का साक्ष्य मिल जाता है, तो इस बात का साक्ष्य कैसे मिल रहा कि एक पक्षकार ने उसका भागिक पालन ये किया, एक पक्षकार भागता उस संविदा पर चला है। तो जब एक पक्षकार उस पर भागता चला है, इसका मतलब ही एक संविदा का अस्तित्व है। तो अगर संविदा का अस्तित्व सिद्ध हो रहा है तो भले ही स्थिति ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड इसके मुताबिक संविदा लिखित और हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी संविदा का पालन ये सुनिश्चित कराया जाएगा, संविदा को लागू कराएंगे। ये चीज चांसरी कोर्ट ने वहां शुरू की। और चांसरी कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक पक्षकार ने संविदा का भागिक पालन किया है, इसलिए संविदा का अस्तित्व सिद्ध होता है और मामला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड की परिधि से बाहर है और हम उसका पालन कराएंगे। ये एक भागिक पालन की साम्या इंग्लैंड में विकसित होना शुरू हुई। उस समय तत्कालीन समय में हिंदुस्तान में, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये पारित भी नहीं था, ठीक है। इस भागिक पालन की साम्या को हिंदुस्तान में प्रिवी काउंसिल ने लागू किया, ठीक है। आप लोगों ने देखा था अघोर कुमार गांगुली, उस मुकदमे का जिक्र हुआ था। अघोर कुमार गांगुली में जो स्थिति थी क्या थी कि पक्षकारों इनके मध्य एक समझौता ये हुआ था और समझौते के मुताबिक कुछ बंधक रहना, उनका उन्मोचन होना था, कुछ बंधकों को समाप्त होना था, कुछ अचल संपत्ति का बंटवारा ये परस्पर होना था, वो सब कुछ हुआ। लेकिन उस समझौते को लेखबद्ध ये किया ही नहीं गया और समझौते को लेखबद्ध न करने के बाद भी पक्षकार समझौते के निबंधनों के मुताबिक ये काम करते रहे। काम तो किया पक्षकारों ने, लेकिन समझौता लेखबद्ध ये नहीं हुआ था, ठीक है। और कालांतर में कुछ समय बाद जब उन पक्षकारों के उत्तराधिकारियों ने, ठीक है, तत्काल जो संपत्तियां थी उनका कब्जा ग्रहण किया, तो कालांतर में कुछ समय उपरांत ये पक्षकारों ने क्या किया था, उस समझौते को मान्य करने से इस आधार पर इनकार कर दिया था कि उसका रजिस्ट्रीकरण ये नहीं कराया गया था, ठीक है। ये स्थिति आई थी। तब एक बात निकलकर हिंदुस्तान में आई, प्रिवी काउंसिल तक मामला पहुंचा था और प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि रजिस्ट्रीकरण ये संविदा का लेखबद्ध किया जाना, ठीक है, ये संविदा के अस्तित्व को साबित करने के लिए विधि द्वारा अनुचित औपचारिकताएं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो मियर फॉर्मेलिटीज है जिसके माध्यम से संविदा के जो अस्तित्व है उसको सिद्ध करते हैं। संविदा तो होती है, प्रथमता तो संविदा मौखिक पक्षकारों के बीच यही अस्तित्व में आएगी, लेकिन
लेकिन मौखिक संविदा के अस्तित्व को, ठीक है, जरूरत पड़ने पर साबित कर पाना ये कठिन होता है। इसलिए कानून ये अपेक्षा करते हैं कि संविधाएं लेखबद्ध स्वरूप में की जाएं, संविदाओं का रजिस्ट्रीकरण ये हो, अन्यथा संविदा है, ठीक है, इसके लिए उसका लेखबद्ध होना या उसका रजिस्ट्रीकरण ये कतई आवश्यक नहीं है। संविदा कैसे होगी? प्रस्ताव देंगे आप, प्रतिग्रहण होगा, ठीक है, प्रतिफल ये वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता के द्वारा दिया जाएगा। तो संविदा के अस्तित्व के लिए उसका लेखबद्ध होना या उसका रजिस्ट्रीकरण ये जरूरी थोड़ा ही है, ठीक है। संविदा के अस्तित्व को साबित करने के लिए जब साबित करने की जरूरत होती है तो उसका रजिस्ट्रीकरण या फिर लेखबद्ध होना ये आवश्यक है। यहां जिस मामले पर विचार हो रहा है या जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में भागिक पालन की साम्या ये इंग्लैंड में विकसित हुई, उसमें प्रिवी काउंसिल ने कहा कि चूंकि एक पक्षकार ने संविदा के मुताबिक काम किया है, इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि संविदा लेखबद्ध नहीं है, संविदा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी संविदा का अस्तित्व साबित होता है। और जब एक बार संविदा का अस्तित्व साबित हो गया तो फिर विधि की मूल भावना यही है कि संविदा का पालन ये हो, और इसी आधार पर भागिक पालन की साम्या ये विकसित हुई थी इंग्लैंड में। उसी बात को यहां अघोर कुमार गांगुली इसमें लागू किया, और अघोर कुमार गांगुली में ये कहा कि क्या हो, चूंकि पक्षकारों ने समझौते के निबंधनों के मुताबिक अपने अपने अंशों पर कब्जा बनाए रखा है, उन्होंने समझौते के निबंधनों के मुताबिक काम किया है, तो इससे यह बिल्कुल साबित है कि समझौता पक्षकारों में अस्तित्व में था। समझौते के अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, लेकिन उसका रजिस्ट्रीकरण यह नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तथ्य का कोई मतलब नहीं हो सकता, और वो भागिक पालन की साम्या हिंदुस्तान में लागू की गई, और यहां से हिंदुस्तान में भागिक पालन की साम्या को लागू करने का जो रास्ता था वो शुरू हो गया। लेकिन उस समय टीपीए में धारा 53A के रूप में भागिक पालन की साम्या ये शामिल हो, ये स्थिति नहीं थी। वो तो 1929 में आकर 53 है, ठीक है, ये शामिल की गई, और इसे शामिल करने की जरूरत ये क्यों पड़ गई? क्योंकि प्रीवी काउंसिल ने, ये तो ठीक है एक बार अघोर कुमार गांगुली में, ठीक है, कि भागिक पालन की साम्या को हिंदुस्तान में लागू कर दिया, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद जो अन्य मुकदमे प्रीवी काउंसिल के सामने आए, जिनकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी, एक पट्टे का मामला था, और पट्टे के मामले में क्या था? पट्टा अनरजिस्टर्ड ये था, और जबकि टीपीए तब तक अस्तित्व में आ चुकी थी, और टीपीए के मुताबिक उस किस्म का पट्टा, जिस किस्म के पट्टे के संबंध में प्रीवी काउंसिल विचार कर रही थी, उस किस्म का पट्टा कैसा होना चाहिए था? रजिस्टर्ड। तो पट्टा था, मौखिक था, पक्षकारों ने पट्टे के मुताबिक ये काम भी किया था, ठीक है, पट्टे के मुताबिक काम किया था। कहने का जो अर्थ है वो ये है कि पट्टा अस्तित्व में लाने के लिए पक्षकारों ने जो संविदा की थी, उस संविदा के निबंधनों के मुताबिक काम भी किया था। लेकिन इसके बाद भी उस मुकदमे में प्रीवी काउंसिल ने पट्टे को मान्यता देने से इनकार किया, और ये कहा कि भागिक पालन, ठीक है, ये इंग्लैंड में विकसित हुई साम्या है, और चूंकि साम्या विधि का विरोध नहीं कर सकती, और तब तक टीपीए अस्तित्व में आ चुका था, और टीपीए के मुताबिक इस किस्म का पट्टा कैसा होना चाहिए था? रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए था। इसलिए भागिक पालन की साम्या को लागू नहीं करेंगे। और उस समय उन्होंने भागिक पालन की साम्या को लागू नहीं किया, यही उनका एटीट्यूड अगले मुकदमे में आया था। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल की थी। तब
विधायिका के ध्यान में यह आया कि भागी पालन की संज्ञा को इंस्टीट्यूटरी तौर पर, ठीक है, टीपीए में स्थान ये दिया जाए। और फिर उन्होंने टीपीए में भागी पालन की भाषा संज्ञा जो इंग्लैंड में विकसित हुई थी, ठीक है, उसको संशोधित करके ये हिंदुस्तान में लागू किया और संशोधित स्वरूप में उन्होंने हिंदुस्तान में भागी पालन की साम्या को लागू किया। इसका प्रमाण यह है कि भागी पालन की साम्या जो इंग्लैंड में विकसित हुई थी वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर पक्षकारों के बीच मौखिक करार का अस्तित्व है, ठीक है, मौखिक करार का अस्तित्व है, मीनिंग देयर बाय करार के दो पक्षकारों में से एक ने करार के मुताबिक, ठीक है, करार का भागी पालन करके करार के अस्तित्व को साबित कर दिया है। अर्थात करार का अस्तित्व दो पक्षकारों के मध्य साबित हुआ है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दो पक्षकारों के मध्य मौखिक करार का अस्तित्व था। तो पोजीशन क्या बनेगी कि उस करार को विधि की प्रक्रिया से, ठीक है, यानी सामयिक न्यायालयों की, यानी चांसरी कोर्ट की प्रक्रिया से लागू कराएंगे। और यही स्थिति उन्होंने संपत्ति के अंतरण की संविधाओं के संबंध में उसमें भी लागू की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था संपत्ति के अंतरण के लिए कोई संविदा की जाएगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉड की धारा 4 के मुताबिक लेखबद्ध होनी चाहिए थी, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए थी। लेकिन अगर संपत्ति के अंतरण की भी कोई संविदा है, ठीक है, और वह भी मौखिक की गई, लेकिन उसका भागिक पालन हुआ है, अर्थात उस संविदा में जो कुछ तय था, ठीक है, उसके एक भाग का पालन उस संविदा के एक पक्षकार ने किया है, ठीक है, तो करार का अस्तित्व साबित है और फिर संपत्ति के अंतरण की उस संविदा को, ठीक है, लागू किया जाएगा। यह भागिक पालन की साम्या इंग्लैंड में विकसित हुई थी, जो पूरी तरह, ठीक है, मौखिक करार को लागू करने की बात करती थी, जबकि हिंदुस्तान में जब संशोधित स्वरूप में भागिक पालन की साम्या ये लाई गई तो पहली लाइन लिखी, पहली लाइन कि अंतरक, ठीक है, स्वयं या अपने प्राधिकार से किसी अन्य को प्राधिकृत करता है कि वो उसकी ओर से संपत्ति के अंतरण की लेखबद्ध और हस्ताक्षरित संविदा करे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि भागी पालन की बात साम्या जो इंग्लैंड में मेडिसिन वर्सेस एंडरसन इसमें लागू हुई थी या इसमें विकसित हुई थी, वो एज सच हिंदुस्तान में लागू की गई, ठीक है, एज सच वो हिंदुस्तान में लागू नहीं हुई, वो संशोधित स्वरूप में लागू हुई। और संशोधित स्वरूप में लागू करके उन्होंने कहा कि अगर अंतरक, ठीक है, स्वयं या अपनी ओर से संपत्ति के अंतरण की स्वयं के द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित या नहीं, और क्योंकि यहां से तो आइदर इट आर दैट ये हो जाएगा, तो एंड कंजंक्शन, कंजंक्शन कौन सा है? एंड है, ठीक है, एंड कंजंक्शन का मतलब हुआ दोनों बातें होनी चाहिए, ठीक है, और एंड और आर जो कंजंक्शन होते हैं कानून में, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग आईपीसी सेक्शन 84 देखते हैं, अब तो आईपीसी की बात ही नहीं रही, अब तो नई बातें आ गई, लेकिन नई बातें तो अभी इन्फोर्स नहीं है, जब होंगी तब होंगी। लेकिन 84 में क्या कहता है, ठीक है, कि अगर व्यक्ति चित्त विकृति इसके कारण, ठीक है, किसी कार्य को किए जाने के समय यह जानने में असमर्थ है कि उसके द्वारा किया जा रहा कार्य दोषपूर्ण है, ठीक है, दोषपूर्ण है, और वहां या शायद कंजंक्शन या का उपयोग किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो कंजंक्शंस हैं कानून में ये अर्थों को बदल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा अंतरक क्या करता है, अपनी ओर से हस्ताक्षरित और लेखबद्ध संविदा, यानी दोनों चीजें होनी। अगर या कंजंक्शन आ जाए तो या तो ये या तो ये,
अगर और कंजंक्शन आ गया, मीनिंग देयर बाय दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजों में से एक चीज की भी कमी हो जाएगी तो बात नहीं बनेगी। तो यहां जो भागिक पालन की साम्या है उसके संबंध में अपेक्षा जो है कानून की वो क्या है कि अंतरक क्या करे, अपनी ओर से हस्ताक्षरित और लेखबद्ध संविदा ये करे। और संविदा कैसी होनी चाहिए कि उसके सारे निबंधन युक्त, ठीक है, आपका अभिनिश्चय के साथ युक्त अभिनिश्चय के साथ अभिनिश्चित ये किए जा सकते हो, यानी उसके जो निबंधन है, जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं संविदा के, ठीक है, उनमें कोई ऐसी अनिश्चितता ये नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए, और टीपीए के प्रारूपण की हम लोग पीछे से देखते हैं कि टीपीए के प्रारूपण की जो टेक्निक है वो टीपीए के प्रारूपण की टेक्निक ही ये इस्तेमाल हुई है। टीपीए का कोई सेक्शन पढ़ जाए, टीपीए के हर सेक्शन में क्या हो रहा है कि पहले तो सेक्शन के पूर्वार्ध, ठीक है, इसमें वो ये बताते हैं कि ये सेक्शन किन परिस्थितियों में लागू होगा, ठीक है, और सेक्शन के उत्तरार्ध में वो ये बताते हैं कि विधि का नियम जो इस सेक्शन में प्रावधानित किया गया है वो क्या है। आप सेक्शन 14 देखते हैं, शाश्वतता के विरुद्ध, ठीक है, शाश्वतता के विरुद्ध क्या कहता है कि संपत्ति का कोई अंतरण, ठीक है, संपत्ति का कोई अंतरण, ठीक है, ऐसे हित को सृष्ट करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो अंतरण के दिनांक पर एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के पक्ष में है, ठीक है, और ऐसे हित की समाप्ति पर, ठीक है, उस व्यक्ति के पक्ष में जिस व्यक्ति के पक्ष में इस हित को अप्राप्त वैधता की आयु समाप्त होने के पश्चात प्रभावी होना है, ठीक है ना। तो टीपीए में जो प्रारूपण की विधि है वो ये है कि सेक्शन के जो पूर्वार्ध भाग हैं उस पूर्वार्ध भाग में उन सिचुएशंस का जिक्र किया जाए जिन सिचुएशंस में कानून का वह नियम लागू होना है जो सेक्शन के उत्तरार्ध में, ठीक है, बताया गया है। यही टेक्निक आप सेक्शन 53 ए में देख रहे हैं। धारा 53 है, ठीक है, पूर्वार्ध भाग में उस सिचुएशन का जिक्र कर रही है जिस सिचुएशन में क्या होना है, ठीक है, उस नियम को लागू होना है, जिसे भागिक पालन की साम्य नहीं कहेंगे अब, क्योंकि ये विधि के नियम के तौर पर अब आ रहा है टीपीए में, ठीक है, जिसे भागिक पालन का नियम ये कहते हैं। सिचुएशन क्या बताई कि जबकि अंतरक क्या करता है, अपनी ओर से यह स्वयं किसी संपत्ति को अंतरित करने के लिए हस्ताक्षरित और लेखबद्ध ये संविदा करता है। और संविदा कैसी है कि उसके सारे निबंधन युक्ति संगतता के साथ पूरी तरह से अभिनिश्चित किए जा सकते हैं। और क्या करता है कि संविदा के पालन में या तो संपत्ति का कब्जा ये लेता है, और अगर उस संपत्ति पर जिसके अंतरण की प्रस्थापना, ठीक है, अंतरक के द्वारा की गई, ठीक है, उस संपत्ति का कब्जा अंतिरति, पिछले सेंटेंस में अंतिरति शब्द छूटा है, जो हमने पिछला सेंटेंस बोला इसमें अंतिरति शब्द छूट गया, लेकिन अंतरक और अंतिरति दोनों के रोल का जिक्र पूर्वार्ध भाग में हो रहा है। अंतरक क्या कर रहा है, अंतरक अपनी ओर से हस्ताक्षरित और लेखबद्ध संविदा कर रहा है, या तो स्वयं कर रहा है या अपने प्राधिकार से किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करके, ठीक है, ऐसा करवा रहा है। क्योंकि सक्षम अंतरणकर्ता हम लोग धारा 7 में पढ़ के आए, सक्षम अंतरणकर्ता कौन है, वो, ठीक है, जिसके पास अंतरण योग्य संपत्ति है या जो अंतरण योग्य संपत्ति को अंतरित कर देने के लिए ऑथराइज है, प्राधिकृत है। जरूरी नहीं कि वो अंतरण योग्य संपत्ति का स्वामी ही हो, ठीक है, इफ ही इज ऑथराइज, अगर वो ऑथोराइज है, अधिकृत है अंतरण योग्य संपत्ति का अंतरण कर देने के लिए, देन वो कॉम्पिटेंट ट्रांसफेरर है, वो सक्षम अंतरण करता है। उसके बाद अंतरण योग्य संपत्ति या तो है या अंतरण योग्य संपत्ति इसको, ठीक है, ट्रांसफर कर देने के लिए प्राधिकृत है। और हर संपत्ति अंतरण योग्य हो ऐसा भी नहीं होता,
ठीक है, हर संपत्ति अंतरण योग्य है, ये होती भी नहीं। क्या अंतरणी नहीं है, ये सेक्शन 6 बता रहा है। धारा 6 में उन्होंने कई सारी चीजें बताई हैं जो अंतरण योग्य नहीं है। ठीक है, तो सक्षम अंतरणकर्ता, इसकी डेफिनेशन ये बता रही है कि अंतरक स्वयं भी, ठीक है, संपत्ति को अंतरित कर देने की संविदा लेखबद्ध और हस्ताक्षरित प्रारूप में ये कर सकता है, या किसी को ऑथोराइज कर सकता है कि वो उसकी ओर से इस प्रकार की सुविधा कर ले। और अगर उसने ऐसा किया है, और संविदा भी उसने इस रूप की निर्मित की कि उसके सभी निबंधन युक्त संगतता के साथ बिल्कुल ठीक से अभिनिश्चित किए जा सकते हैं, अगर उसने इतना कर दिया है, फिर संविदा के दूसरे पक्ष का नियम तिरक दिया। संविदा के अनुसरण में, ठीक है, संपत्ति का कब्जा ये प्राप्त किया है, या अंतरती पहले से उस संपत्ति के कब्जे में बनवा रहा, मानिए मकान मालिक किराएदार को ही, ठीक है, संपत्ति का अंतरण कर रहा, ऐसी कोई रोक ये तो लगी नहीं। किसी पट्टा करता पट्टेदार को संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, या मकान मालिक किराएदार को संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, ठीक है, इस की कोई रोक तो है नहीं। तो यह भी हो सकता है कि अंतरती पहले से ही उस संपत्ति के कब्जे में हो, और अगर वो पहले से उस संपत्ति के कब्जे में है तो संविदा के अनुसरण में उस संपत्ति का कब्जा, ठीक है, चालू रखता है, उस संपत्ति का कब्जा चालू रखता है, मीनिंग देयर बाय उस संपत्ति पर अपने कब्जे को कंटिन्यू ये बनाए रखता है। अगर इतना हुआ है, ठीक है, और ठीक है, उसको क्या करता है अंतरती कि संविदा में जो उसके भाग का पालन है वो कर चुका है अंतरती, या अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है, ठीक है, उसे अपनी रजामंदी ये दर्शित करनी होगी, ठीक है, क्योंकि मामला भागिक पालन के नियम को लागू करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब दोनों पक्षों में झगड़ा हो जाएगा, दोनों पक्ष कोर्ट पहुंच जाएंगे, और कोर्ट में कोई दोनों पक्षों में से सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान का नहीं होगा। अगर सत्यवादी हरिश्चंद्र के खानदान के ही लोग हो जाएं तो फिर जुडिशियल सिस्टम की जरूरत ही कहां है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम इसकी जरूरत या न्याय निर्णायक प्राधिकारियों की जरूरत तो तभी होती है जब दो पक्षों में सहमति का अभाव होता है, और दो पक्षों में सहमति का अभाव होने की दशा में न्याय निर्णायक प्राधिकारी इन्हीं की आवश्यकता होती है, यही न्याय निर्णय कर सकता है। अगर समाज इतना ही नैतिक हो जाए कि साहब जिसने जो आश्वासन दिया, जिसने जो वचन दिया वो उसका पालन नहीं करने लगे, ठीक है, तो फिर तो किसी जुडिशियल सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, तब तो लॉ ऑफ नेचर उसी के मुताबिक रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से आदमी नहीं तो इसीलिए नहीं पाता, क्योंकि ठीक है, उसके स्वार्थ, अगर प्लेटो की भाषा में कहें तो हर आदमी ये जानता है कि कानून क्या है, क्योंकि प्लेटो कहता है, ठीक है, कि कानून ये विवेक का, ठीक है, आदेश है, ठीक है, आप अंदर से जानते हैं कि ठीक क्या है और क्या हमें करना चाहिए, लेकिन आपका स्वार्थ आपको वो करने नहीं देता जो आपको करना चाहिए। तो भागिक पालन के साम्य, ठीक है, या भागिक पालन का नियम ये उस दशा में लागू होगा जबकि अंतरती क्या है, अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है, ठीक है, तो वो अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था, ठीक है, ये तो उसे दर्शित करना होगा, तभी तो भागिक पालन का वो नियम जो सेक्शन के लास्ट पैरा में इनेक्ट है वो लागू किया जाएगा, अन्यथा सेक्शन के लास्ट पैरा में नियम, ठीक है, वर्णित नियम ये लागू ही क्यों होगा, ठीक है, तो आपका अंतरती को ये कब शो करना होगा, जब दोनों पक्षों में झगड़ा ये हो जाएगा और दोनों पक्ष न्यायालय के समक्ष होंगे, तब न्यायालय के समक्ष अंतरती को ये दर्शित करना होगा कि संविदा, ठीक है, इस प्रकार की है कि ठीक ढंग से उसके निबंधनों को अभिनिश्चित किया जा सकता है, ये तो डॉक्यूमेंट पढ़ के पता लग जाएगा,
अंतरक की ओर से लिखित और हस्ताक्षरित है या नहीं, या अंतरक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की ओर से लिखित और हस्ताक्षरित है या नहीं, पता लग जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट पढ़ने से और तथ्य के साक्षियों द्वारा यह साबित हो जाएगा कि अंतरति ने संविदा के अनुसरण में संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया है या चालू रखा है या नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतरति संविदा में वर्णित अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद था या नहीं, यह दर्शित करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे दर्शित किए बिना काम नहीं चलेगा। और इसे दर्शित करने के लिए क्या है, जो आमतौर पर तरीका इस्तेमाल होता है कि पहले अंतरति लिखित सूचना, जिसे नोटिस कहते हैं, ये न्यायालय में जाने से पूर्व अंतरक पर, ठीक है, क्या करता है, भेजता है, उसकी सूचना उसे देता है कि हम अमुक दिनांक को अमुक स्थान पर संविदा में अपने भाग के पालन के लिए तैयार और रजामंद रहेंगे, आप आइए और संविदा का पालन करिए। अंतरक यदि वैसा नहीं करता तो उस लिखित सूचना के माध्यम से इस बात को, इस तथ्य को साबित किया जाता है कि अंतरति संविदा में अपने भाग का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है। अगर ये सारी चीजें दर्शित कर दी जाए तो फिर कानून का वह नियम जो सेक्शन के, ठीक है, आपका 53A के उत्तरार्ध भाग में अंतिम भाग पैरे में इनेक्ट किया गया, वो लागू हो जाएगा। और अंतिम पैरे का नियम क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो अंतरक और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, ठीक है, अंतरक तो हो गया, उससे व्युत्पन्न, ठीक है, अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, ये कौन होंगे, अंतरक जिनको संपत्ति ट्रांसफर कर देगा। संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए देखिए, भागिक पालन का नियम, अंतरति इसमें किसी स्वत्व का निर्माण नहीं करता। ठीक है, भागिक पालन का नियम क्या कहेगा, यह भी पता लगेगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात दिमाग में रख लीजिए कि अंतरति इसमें भागिक पालन का नियम किसी स्वत्व का निर्माण नहीं करता, क्योंकि स्वत्व का निर्माण, ठीक है, केवल तब हो सकता है जब अंतरण की संविदा कानून के मुताबिक हो। और भागिक पालन जहां पर हो रहा है, ठीक है, वहां संविदा कानून के मुताबिक नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ सेक्शन ही कहता है, लॉ सेक्शन आप पढ़ेंगे क्या कहता है, वहां इस बात के होते हुए भी कि जहां की अंतरण की कोई लिखत है, वहां वह अंतरण किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके लिए विहित रीति से पूरा नहीं किया गया है। यानी भागिक पालन की जरूरत या भागिक पालन किस दशा में लागू किया जा रहा है, जबकि अंतरण की बालिका जो अंतरक के प्राधिकार से तैयार की गई है, वह, ठीक है, तत्समय प्रवृत्त विधि के मुताबिक नहीं लिखी हुई है। तत्समय प्रवृत्त विधि जैसा अपेक्षित करती है उस ढंग से उस लिखत को तैयार नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कानून के मुताबिक उस लिखत में कमी है। 2 अनुप्रमाणक साक्षी चाहिए, एक ही अनुप्रमाणक साक्षी, ठीक है, या अनुप्रमाणक साक्षियों का अभाव है। ठीक है, कोई ऐसी कमी है लिखत में जिसकी अपेक्षा, जिसकी पूर्ति की अपेक्षा तत्समय प्रवृत्त विधि करती थी, अर्थात ये लिखत तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के मुताबिक नहीं। ठीक है, और चूंकि तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के मुताबिक ये लिखत नहीं है, इसलिए अंतरति को में स्वत्व ये निर्मित नहीं कर सकती ये लिखित। ठीक है, ये जो लिखत है, लिखत और लिखित, इसमें भी फर्क हमने आपसे चर्चा की कि लिखत की अंग्रेजी डीड और लिखित की अंग्रेजी रिटन। लिखत और लिखित दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। हर लिखित तो लिखत हो सकती है, ठीक है, सॉरी, हर लिखत
तो लिखित होगी, लेकिन हर लिखित चीज लिखत हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखत डेफिनेशन क्लास में परिभाषित, ठीक है, लिखत वो है जो किसी अधिकार को उत्पन्न कर रही है, किसी अधिकार का समापन कर रही है, ये सारी चीजें लिखत में आती हैं। प्रत्येक लिखित चीज ऐसा कर रही हो ये जरूरी थोड़ा ही है, इसलिए हर चीज लिखत, ठीक है, हर लिखित चीज लिखत हो जाए ये आवश्यक थोड़ा ही। ठीक है, यहां ये जो डीड है, जहां अंतरक की कोई लिखत, ये जो तैयारी हुई अंतरक ने की है, ठीक है, ये लिखत तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, और चूंकि तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल ये नहीं है, इसलिए यह लिखत अंतरति में सत्व का निर्माण अगर कर देगी तो फिर आखिर ठीक लिखत जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुरूप होगी, उस लिखत और इस लिखत में फर्क ही क्या बचेगा। इसलिए ये लिखत वो तो नहीं दे सकती, ठीक है, जो वो लिखत देती जो तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल होती है। लेकिन चूंकि दोनों पक्षों ने संविदा की है और वह संविदा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं, सिर्फ ये है, यानी अगर नटशेल में बात करें तो इस संविदा में, ठीक है, प्रारूपिकता की कमी है। ठीक है, इसे जिस प्रारूप में होना चाहिए, तत्समय प्रवृत्त विधि जिस प्रारूप में होने की अपेक्षा करती थी, ठीक है, उस प्रारूप में ये नहीं है, यानी ये फॉर्मलनेस जो इस संविदा की है उसमें कमी है। ठीक है, और फॉर्मेलिटीज किसी भी काम के साथ जो अटैच की जाती हैं वो काम को ठीक प्रकार से करने के लिए अटैच की जाती है। ठीक है, आपसे कहा गया कि फॉर्मल ड्रेस पहनकर आइए, इसका मतलब यह हुआ कि आप ऐसी ड्रेस पहनकर आइए जो गुड लुकिंग हो, आप कैसी भी ड्रेस पहनकर नहीं आ सकते। ठीक है, कैसी भी ड्रेस, बस आपने कुछ भी पहन लिया, ठीक है, तो आप कुछ भी पहनकर नहीं आ सकते। कभी भी किसी भी चीज के साथ फॉर्मेलिटी अटैच की जाएगी तो उसका उस काम के होने से कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि उस काम के ठीक से होने से ताल्लुक होता है। तो यहां अंतरण की लिखत है, ये तो सही है। अंतरण की लिखत, संपत्ति के अंतरण की एक संविदा, ठीक है, इसको अपने में समाहित कर रही है, ये भी सही है। बस स्थिति क्या है कि वो अंतरण की लिखत जिस संविदा को स्वयं में समाहित कर रही है वह क्या है, आपका, ठीक है, तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं। अब तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं, इसलिए कुछ तो अंतरति को नुकसान सहन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी ना मिले यह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अंततः दोनों पक्षकारों ने संविदा की तो है ही है, और इसी आधार पर मोचन की साम्य इंग्लैंड में विकसित हुई थी कि अंततः दोनों पक्षकारों ने संविदा तो की, और संविधाओं का पालन होना चाहिए, कानून की अपेक्षा है। तो जब दोनों पक्षकारों ने संविदा की तो अगर संविदा में फॉर्मलनेस की कमी भी है, ठीक है, तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, संविदा को लागू ये तो होना चाहिए। और इसी आधार पर इंग्लैंड में मोचन की साम्या विकसित हुई जिससे 53 में शामिल थी। तो यह सही है कि अंतरति को उस दशा में जो कुछ प्राप्त होता, जिस दशा में यह अंतरण की लिखत तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल होती है, ठीक है, वो तो प्राप्त नहीं होगा। अगर यह संविदा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुकूल होती तो फिर अंतरति को क्या मिलता, संपत्ति में स्वत्व, टाइटल मिलता, तो संपत्ति में स्वत्व तो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन क्योंकि संविदा दोनों पक्षकारों में हुई है इसलिए अंतरति को कुछ भी प्राप्त न हो, यह भी, ठीक है, सामयिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा, और इसलिए अंतरति को कुछ तो प्राप्त होगा ही।
और वो कुछ क्या होगा, ठीक है, उसी का वर्णन लास्ट या जो लास्ट पैराग्राफ है या जो सेक्शन का उत्तरार्ध है उसमें उसी का जिक्र हुआ है। और उसका जिक्र करते हुए क्या कहा कि अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, अंतरक स्वयं हो गया, लेकिन अंतरक का जीवन काल सीमित होगा, उसके उत्तराधिकारी आ जाएंगे, और उसके उत्तराधिकारी आएंगे, इधर हो सकता अंतिरथी तब तक जीवित रहे, अंतिरथी के भी उत्तराधिकारी आ जाए। अगर मान लीजिए अंतिरथी भी जीवित है तो भी अंतरक के उत्तराधिकारी कहेंगे हमारी तुम्हारी कोई सुविधा हुई, ठीक है, तुम हमारे प्रति किसी भी अधिकार का क्लेम क्यों करोगे। इसीलिए यहां पर व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति ये भी शामिल कर दिया। अंतरक से जिन्हें अधिकार व्युत्पन्न हो रहा है, उत्तराधिकारी वो सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं उत्तराधिकार की विधि के मुताबिक जो अंतरक को प्राप्त था। अच्छा, क्योंकि अंतिरथी में स्वत्व नहीं गया तो अंतरक इस प्रॉपर्टी को किसी अन्य को ट्रांसफर ये भी कर सकता है। भाई अंतिरथी में स्वत्व थोड़ी चला गया है, स्वत्व तो अंतरक के ही पास है, तो अंतरक ने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो जो सेकंड ट्रांसफेरी आया है, ठीक है, यह भी अंतरक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, यह भी तो अंतरक से व्युत्पन्न, क्योंकि स्वत्व तो गया नहीं ना अंतिरथी में, अब तो स्वत्व तो अंतरक के ही पास है, तो अंतरक इसका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ये भी कर सकता है, उसने सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करके सेकंड अंतिरथी ये आ गया। ये जो सेकंड अंतिरथी आया यह है कौन, अंतरक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति। ठीक है, हो सकता है अंतिरथी उसकी मृत्यु हो जाए तो अंतिरथी के उत्तराधिकारी आ जाएंगे, और अंतिरथी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अंतिरथी के पास कोई स्वत्व नहीं है, और अंतिरथी अगर गलत ढंग से ट्रांसफर कर भी देगा, ये जो फर्स्ट अंतिरथी है ये अगर ट्रांसफर कर भी देगा तो जो सेकंड अंतरक है उसे कुछ नहीं मिलेगा। वो नेमो डेट कोड नॉन हैबिट इस सिद्धांत के मुताबिक उसका भी दावा नहीं कर सकता जो अंतिरथी इस फर्स्ट अंतिरथी को, ठीक है, 53A के मुताबिक जो प्राप्त है वो सेकंड अंतिरथी जो इस अंतिरथी के अंतरण के माध्यम से आया है, ये अंतिरथी उसका भी दावा नहीं कर पाएगा जो इस फर्स्ट अंतिरथी को 53A के बल से प्राप्त है। ये सुरक्षा केवल और केवल, ठीक है ना, ये सुरक्षा केवल और केवल इसी अंतिरथी को प्राप्त है जो अंतरण की इस लिखत में अंतिरथी के तौर पर वर्णित है। ठीक है ना, है क्या कि अंतरण की यह लिखत किसी स्वत्व का निर्माण अंतिरथी के पक्ष में नहीं कर रही है। जब किसी स्वत्व का निर्माण नहीं कर रही तो ये अंतिरथी, ठीक है, किसी प्रकार का स्वत्व या अधिकार किसी को अंतरित कर ही कैसे सकता है। इसके पक्ष में एक साम्यिक अधिकार, ठीक है, ये निर्मित कर रही है। ठीक है, और वो साम्यिक अधिकार या वो अधिकार क्या है ये सेक्शन के उत्तरार्ध भाग में अभी बताया जाएगा। वो अधिकार भी, ठीक है, अगर ये किसी को ट्रांसफर कर रहा है ये अंतिरथी, तो उस अंतिरथी को प्राप्त हो जाए जिसे ये ट्रांसफर कर रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये अधिकार स्वयं इस तक सीमित है या इसके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगा, उत्तराधिकारी आए उनको मिलेगा। इसीलिए लिखा है अंतरक और उससे व्युत्पन्न, हाँ, अंतरक के व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों में वो व्यक्ति भी शामिल है जिसे अंतरक सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ये कर देगा, उसमें तो शामिल है क्योंकि अंतरक के पास स्वत्व है, अंतरक के पास टाइटल है, और टाइटल इसलिए नहीं किया क्योंकि अंतरण की यह संविदा, ठीक है, तत्समय प्रवृत्ति विधि के प्रावधानों के अनुकूल हुई नहीं, इसलिए स्वत्व गया ही नहीं। हां, एक अधिकार अंतरण की इस लिखत में जो अंतिरथी के तौर पर दर्शित व्यक्ति है उसके पक्ष में निर्मित हुआ है,
और वो अधिकार क्या है कि इस संविधान के द्वारा वह कब्जा, ठीक है, जिसे इसने प्राप्त कर लिया था, या जो कब्जा इसने इस संविदा के अनुसरण में बनाए रखा था, ठीक है, इस संविदा में जो अंतरंग का अधिकार है, जो अंतरंग का अधिकार है, उस अधिकार को अंतरंग चाहे तो इसके खिलाफ, ठीक है, इस्तेमाल कर ले। इस संविदा में जिसके अनुसरण में इसने कब्जा प्राप्त कर लिया था, या जिसके अनुसरण में इसने कब्जा बनाए रखा था, इस संविदा में जो अधिकार अंतरंग का नहीं है, इस संविदा में जो अधिकार अंतरंग का नहीं है, वह अधिकार अंतरंग या इससे व्युत्पन्न अधिकार के आदि दावा करने वाला व्यक्ति इस अंतरति के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। यह अधिकार सिर्फ अंतरति को मिला है। अर्थात अगर अंतरंग ऐसा कोई अधिकार जिसका वर्णन इस संविदा में नहीं है, उसका प्रवर्तन इस अंतरति के विरुद्ध कराना चाहे, तो अंतरति धारा 53A का अवलंब लेकर अंतरंग को वैसा करने से रोक सकता है, क्योंकि अंतरंग को वैसा करने का अधिकार ही नहीं है। और जो काम करने का कानून में आपको हक नहीं, अगर वो काम आप करने का प्रयास करोगे तो न्यायालय की ताकत से, न्यायालय की प्रक्रिया से आपको रोका जाएगा। यहां अंतरंग को यह अधिकार ही नहीं है कि वह इस संविदा में वर्णित जो अंतरंग के अधिकार है, उनके अलावा कोई अन्य अधिकार यह अंतरति के विरुद्ध प्रवर्तित कराए। अब देखेंगे कि इस संविदा में आखिर अंतरंग के अधिकार हैं क्या, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 53 ये कहता है कि ऐसा कोई अधिकार जो इस संविदा में अंतरंग का नहीं है, उसे अंतरंग अंतरति के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता। इन शब्दों को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। अर्थात अंतरंग का जो अधिकार इस संविदा में है, अगर अंतरंग चाहता है तो उस अधिकार को भले ही प्रवर्तित करा ले अंतरति के विरुद्ध, लेकिन अगर जो अधिकार उसका इस संविदा में नहीं है, उसे प्रवर्तित नहीं कराएगा। यह कहता है 53A, ठीक है। और जब कराएगा ही नहीं, इसका अर्थ निकला कि अगर कराने का प्रयत्न करेगा तो न्यायालय की प्रक्रिया से रोक दिया जाएगा, क्योंकि कानून में जो ताकत आप में है ही नहीं, उस ताकत का उपयोग आप करेंगे कैसे, ठीक है। यही तो कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 13 जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वहां क्या कहता है 13(2), राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इसकी बात करते हैं हम लोग, तो बात क्या थी कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से संगत हो, उन्हें न्यून करती हो, उन पर कोई क्षतिकारक असर ये डाल देती हो। तो जब बनाएगा ही नहीं, तो अगर बना दिया, ठीक है, तो कानून क्या बनेगा कि बना ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं थी बना देने की। और जो आप में क्षमता ही नहीं थी बना देने की, तो आपने बना कैसे दिया? आपने जो कुछ किया है वो तथ्य तौर पर, ठीक है, तथ्य के रूप में ये कहा जा सकता कि है, लेकिन विधिता इन द आई ऑफ लॉ वो नहीं है। उसके बारे में ऐसे ही मानेंगे, तुम मानो है ही नहीं। और भाषा इसकी विवशता के कारण उस संपूर्ण संविधान के लिए हम क्या कहेंगे कि शून्य कानून निर्मित हुआ, क्योंकि जब कुछ नहीं है, इसे आप पॉजिटिवली यही कह सकते हैं कि शून्य है। सकारात्मक कुछ नहीं है, इस बात को सकारात्मक ढंग से कहने का अन्य कोई तरीका है ही नहीं, सिवाय इसके कि आपको शून्य है। इसलिए 13(2) के बारे में कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अगर ऐसा कोई कानून बना तो वह आरंभतः शून्य है, ये मानते हैं। जो लेजिस्लेचर में कैपेसिटी ही नहीं, लेजिस्लेचर में कैपेसिटी ही नहीं, ऐसे ही 53 कह रहा है। 53 कहता है
कि अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति, अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी अधिकार को, ठीक है, प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा जो अधिकार उसे इस संविदा से, जिसके अनुसरण में अंतरति ने कब्जा प्राप्त किया, जिसके अनुसरण में उसने अपने कब्जे को बनाए रखा है, इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार, इससे भिन्न अधिकार, ठीक है, अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा। और कानून कहता है विवर्जित होगा तो होगा, ठीक है। फिर जब विवर्जित होगा, इसका मतलब विवर्जित नहीं करा तो प्रवर्तित विवर्जित होगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई अधिकार जो इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार से भिन्न है, उसे अंतरक इस अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकेगा। इसका मतलब अगर प्रवर्तित कराने का प्रयत्न करेगा तो उसे रोक दिया जाएगा, उसे प्रवर्तित कराने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, ठीक है, वह अंतरति और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चाहे तो प्रवर्तित करा दे। अब देखना पड़ेगा इस संपत्ति के अंतरण की संविदा आखिर अंतरक को अधिकार क्या देती है, क्योंकि इस संविदा के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को वो प्रवर्तित करा सकता है, ऐसे किसी अधिकार को प्रवर्तित नहीं करा सकता जो इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार से भिन्न हो। नहीं, स्थिति यही तो है। तो इट इज आवर ड्यूटी दैट वी शुड इन्वेस्टिगेट, वी मस्ट मेक ए इन्वेस्टिगेशन दैट व्हाट टाइप ऑफ राइट्स द ट्रांसफेरर हैज, ठीक है, अंतरक को आखिर इस संविदा के अंतर्गत अधिकार है कौन से, यह इन्वेस्टिगेशन का विषय बन जाता है। तो संपत्ति के अंतरण की कोई संविदा हो, ठीक है। अच्छा, एक बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि यह संविदा स्वत्व का अंतरण नहीं करती, टाइटल अंतरक के ही पास है, ठीक है, क्योंकि यह तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, इसलिए अंतरति वो हासिल नहीं कर सकता। जैसे हम लोग आईपीसी पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जब भी आप, ठीक है, आप कोई काम करेंगे तो उस काम का प्रयत्न तो करेंगे, ठीक है ना, तो काम करेंगे तो काम का प्रयत्न ये तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 72 आईपीसी उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रयत्न के लिए नहीं बल्कि काम के लिए दंडित किया जाता है। तो अंतरक यहां जो है 53 में, ठीक है, धारा 53A में है, ठीक है, अंतरक इससे स्वत्व तो गया ही नहीं, ठीक है, स्वत्व इसलिए नहीं गया कि वह लिखत, ठीक है, जो कि तैयार की गई तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं है। और जब तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं तो कम से कम अंतरति वो तो प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है, जो तत्समय प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अनुकूल लिखत के होने पर वह प्राप्त करता, तब वो स्वत्व प्राप्त करता, ठीक है, उस स्वत्व को जिसे संपत्ति के अंतरण की संविदा के माध्यम से अंतरित करने का प्रयत्न हुआ है। लेकिन चूंकि ऐसा ही नहीं, इसलिए वो तो प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी प्राप्त ना करे ऐसा नहीं होगा। और कुछ भी क्या प्राप्त करेगा कि अंतरति ये प्राप्त करेगा, जो कुछ वो प्राप्त करेगा अंतरति, वो क्या होगा, वो ये होगा कि अंतरति, ठीक है, ऐसे सभी अधिकार जो इस संविदा के अंतर्गत उसने प्राप्त किए हैं, ठीक है, उनकी रक्षा कर सकेगा। अर्थात अंतरक ऐसा कोई अधिकार इसके विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कराएगा
ठीक है, या इस व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अंतरक प्रवर्तित नहीं कराएगा जो इस संविदा में अंतरक के अधिकारों में के रूप में वर्णित न हो। ठीक है, अंतरक सिर्फ उन्हीं अधिकारों का प्रवर्तन कराएगा जो इस संविदा के अंतर्गत अंतरक के अधिकार हैं। इसके अलावा ये अंतर्गति के विरुद्ध किसी भी अधिकार को प्रवर्तित नहीं करा सकेगा। देखना यह है कि संविदा में अंतरक के अधिकार क्या है। ठीक है, तो संपत्ति के अंतरण की यह संविदा है। ठीक है, विक्रय हो सकती है, पट्टा हो सकती है, ठीक है, बंधक हो सकती है, दान नहीं हो सकती क्योंकि प्रारंभिक वर्ड्स में ये लिखा है कि जहां भी कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए, और दान प्रतिफलार्थ नहीं होता, ठीक है ना, प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए लिखा है। इसलिए ये संपत्ति के अंतरण की यह संविदा दान की संविदा नहीं हो सकती, ठीक है ना, केवल प्रतिफलार्थ उसने कहा, तो दान की यह संविदा नहीं हो सकती। लेकिन संपत्ति के अंतरण की यह संविदा विक्रय की हो सकती, पट्टे की हो सकती, बंधक की हो सकती, विनिमय की हो सकती है, दान की नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर यह संविदा विक्रय की है, अगर यह संविदा पट्टे की है, अगर यह संविदा बंधक की है, अगर यह संविदा विनिमय की है, ठीक है, और तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के मुताबिक ये लेखबद्ध नहीं की गई, तो इस संविदा में अंतरक के अधिकार क्या होंगे? इस संविदा में अंतरक के अधिकार क्या होंगे कि ये सारे में संशोधन लाके तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुकूल ये करते हैं, लेकिन अंतरक का ये अधिकार इस संविदा के अंतर्गत ये कदापि नहीं हो सकता कि ये अंतरति को बेदखल कर दे। ये इस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार अंतरक का नहीं हो सकता। ठीक है, अंतरक का यह अधिकार इस संविदा में वर्णित अधिकार नहीं है कि अंतरक अंतरति को बेदखल कर दे। अंतरक अंतरति से प्रतिफल वसूल ले, तो प्रतिफल तो पहले ही है, इस संविदा में जो कमी है वो सिर्फ इतनी है कि तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं, बाकी तो कोई कमी है ही नहीं। तो इस संविदा में अधिकतम अंतरक का अधिकार क्या हो सकता है? इस संविदा में अधिकतम अंतरक का जो अधिकार हो सकता है वो ये सारे, ठीक है, उसके प्रोविजंस का उपयोग करके, ठीक है, जो संविदाओं के संशोधन संबंधी, ठीक है, बातें हैं, ठीक है, और हमारे जहां तक लगता है ये उसका भी, क्योंकि सेक्शन 24 वो सेक्शन 26 है शायद, हाँ शायद 26 ही है, संविदाओं का संशोधन, ठीक है, ये सारे में वहां ये कहता है कि जबकि संविदा दोनों पक्षकारों के, ठीक है, जो आशय था, संविदा के जो दोनों पक्षकारों का आशय था उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते, अर्थात तय पक्षकारों में कुछ और हुआ था, वर्णित कुछ और हो गया, ऐसी स्थिति भी यहां नहीं है, ऐसी भी स्थिति नहीं भाई। यहां तो तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं, पक्षकारों के आशय के अनुकूल नहीं, ये शब्द ही नहीं लिखे, तो इस संविदा में अंतरक का जो अधिकार हो सकता है प्रतिफलार्थ है, वो तो प्रतिफल मिल ही गया भाई। अंतरक की संविदा में अंतरक का अधिकार क्या हो सकता है? अंतरक का अधिकार प्रतिफल पर हो सकता है, प्रतिफल उसे मिला है, ठीक है, अंतरण की संविदा में, ठीक है, अंतरक का जो मुख्य अधिकार है वो तो प्रतिफल से ही संबंधित है, ठीक है, वो उसे प्राप्त हुआ है, और अंतरक का जो अधिकार है उसे छोड़कर, इस संविदा में जो अधिकार है उसे छोड़कर वो कोई अन्य अधिकार प्रवर्तित नहीं कराएगा। तो अंतरण की संविदा में मुख्यतः अंतरक का जो अधिकार होता है वो प्रतिफल की प्राप्ति का ही होता है, जो कि ऑलरेडी उसे मिला हुआ है। तो अंतरक के पास बहुत कुछ है नहीं इस संविदा में, ठीक है, अधिकार के रूप में। हाँ, अंतर्गति के पास बहुत कुछ है इस संविदा में अधिकार के रूप में, उसने कब्जा प्राप्त कर रखा है और वो इसी संविदा के अनुसरण में प्राप्त किया है, या इस संविदा के अनुसरण में उसने इस कब्जे को बनाए रखा है। स्वतः तो उसे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए धारा 53A
शब्द तो ये अपने में समाहित करती है कि अंतरक को या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को, अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी अधिकार को, ठीक है, जो कि कब्जा प्रदान करने वाली संविदा, ठीक है, में वर्णित अधिकार से भिन्न है, उस अधिकार को अंतरति के विरुद्ध प्रवर्तित कराने की अनुमति नहीं रहेगी, अर्थात वो प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा। शब्द तो ये लिखे हैं, लेकिन मुख्यतः इस सेक्शन की जो व्याख्या होती है वो क्या होती है कि ये अंतरति को कब्जा बनाए रखने का अधिकार ये प्रदान करती है, और प्रदान करने का जो ढंग है वो इस धारा के शब्द है, ठीक है, क्योंकि इस धारा के शब्द ऐसे प्रत्येक अधिकार को प्रवर्तित कराने से रोक देती है। किसे? अंतरक को। जो अधिकार इस, ठीक है, धारा में नहीं, बल्कि जो अधिकार इस संविदा में बताए गए अधिकार से भिन्न है, और इस संविदा में बेदखली यानी अंतरति को कब्जे से बेदखल करने का कोई अधिकार अंतरक को दिया नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अंतरण की संविदा है। संपत्ति के अंतरण की संविदा में अंतरक को अपनी इच्छा पर अंतरति को बेदखल करने का अधिकार होगा, ऐसा वर्णित होता ही नहीं। संपत्ति के अंतरण की किसी संविदा का यह निबंधन हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि अंतरति को अंतरक अपनी इच्छा पर अंतरित संपत्ति के कब्जे से बेदखल कर सकेगा, ऐसा कोई निबंधन कभी भी, ठीक है, संपत्ति के अंतरण की किसी भी संविदा में वर्णित होता ही नहीं है। और जो वर्णित होता ही नहीं, और सेक्शन कहता है कि संविदा द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है केवल उन्हीं को प्रवर्तित कराएंगे आप। कोई ऐसा अधिकार जो संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकार से भिन्न है उसे प्रवर्तित कराने से आप विवर्जित होंगे, आप भी होंगे, और आपके व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति वो भी होंगे। तो नटशेल में फिर बचा क्या अंतरक के पास? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कब्जा तो चला गया अंतरति के पास, या उसने संविदा के अनुसरण में कब्जा बनाए रखा है। कब्जा अंतरक के पास है नहीं, ठीक है, जो कब्जा अंतरक के पास नहीं है, ठीक है, तो फिर और बेदखल करने का अधिकार ये भी नहीं है अंतरक के पास, क्योंकि इस संविदा में वर्णित अधिकार नहीं है वो, ठीक है। इसलिए मुख्यतः अंतरति को इस संविदा के अंतर्गत क्या मिला? वो कब्जा जो इसने संविदा के अनुसरण में प्राप्त कर लिया था उसे बनाए रखने का हक ये मिला है अंतरति को। और इसीलिए भागी पालन के नियम के बारे में कहा जाता है कि ये जो हक अंतरति को देता है वो हक स्वतः तो नहीं, संपत्ति के अंतरण की संविदा द्वारा प्रदत्त स्वत्व वो अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वत्व का अंतरण ये तो तभी होता है जबकि तत्सम प्रवर्तन विधि के उपबंधों के अनुकूल जाकर, ठीक है, अंतरण की लिखत ये तैयार होती, वो तो ही नहीं। इसलिए स्वत्व तो नहीं मिला, लेकिन अंतरति को अपना कब्जा बनाए रखने का हक ये मिल गया है, ठीक है। अब अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति मुकदमा लाकर या मसल पावर से यानी जबरदस्ती अगर अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों को इस संपत्ति के कब्जे से बेदखल करना चाहेंगे तो संपत्ति के कब्जे से बेदखल नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे मीनिंग देर भाई कि अंतरति अपने कब्जे के इस विधिक अधिकार की रक्षा के लिए यह सारे में इंजंक्शन भी फाइल कर देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि विधिक अधिकारों की रक्षा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 36 में निवारक अनुतोषों का वर्णन है, और वहां कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के विधिक अधिकारों में इसका अतिलंघन किया जा रहा है, इसका इंक्रोचमेंट है या इंक्रोचमेंट की धमकी ये दी जा रही है, तो वह निवारक अनुतोष प्राप्त कर सकता है।
और निवारक अनुतोष दो प्रकार से, एक समादेशात्मक मैंडेटरी इंजंक्शन और दूसरा प्रोविटरी इंजंक्शन। ठीक है, 37, 38, 39 इन सेक्शंस में दिए जा सकते हैं। ठीक है, अस्थाई, ये भी वहां लिखा है कि आदेश, ठीक है, प्रकृति के मुताबिक स्थायी और अस्थायी होंगे, जिनका वर्णन 37, 38 में है। ठीक है, और आज्ञापक और निषेधात्मक ये भी हो सकेंगे। ठीक है, तो इन इंजंक्शंस को जारी करा सकता है अंतरति, अगर अंतरक द्वारा उसे, ठीक है, कब्जे से बेदखल करने का, ठीक है, प्रयास ये किया जाता है, क्योंकि सेक्शन 53A अंतरक में वह योग्यता ही नहीं रखता। सेक्शन 53A कहता है कि अंतरक और उससे भी उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, अंतरति और उससे भी उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने से विवर्जित होंगे जो इस संविधा में वर्णित अंतरक का अधिकार नहीं है। और इन शब्दों का जो स्वाभाविक प्रभाव होगा, वो स्वाभाविक प्रभाव ये होगा कि चूंकि इस अंतरण की संविधा से स्वत्व तो नहीं मिला अंतरति को, लेकिन संपत्ति का कब्जा अंतरति के पास चला गया, और संपत्ति के अंतरण की इस संविधा में अंतरक के अधिकार के रूप में, ठीक है, अंतरति को बेदखल करने का हक, ठीक है, ये अंतरक के पक्ष में वर्णित हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंतरण की किसी भी संविधा में अंतरक अपनी इच्छा पर अंतरति को, अपनी इच्छा पर अंतरति को बेदखल कर देने का हक रखता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इवन पट्टे में भी जब गलती करेगा 111 या समय बीत जाएगा पट्टे का, तभी बेदखल करेंगे, आप अपनी इच्छा थोड़ी कर लेंगे। ठीक है, तो स्थिति यह है कि इसलिए ये कहा जाता है कि 53A जिन शब्दों में अधिनियमित है, उन शब्दों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये अंतरति को अपना कब्जा, ठीक है, बनाए रखने का हक ये देता है, क्योंकि अंतरक विवर्जित ऐसे किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने से जो संविधा में वर्णित उसका अधिकार नहीं है। और क्योंकि ये संविधा अंतरण की संविधा है, और अंतरण की कोई संविधा अंतरक को अपनी इच्छा पर अंतरति को अंतरिम संपत्ति के, ठीक है, कब्जे से बेदखल करने का हक देती ही नहीं। इसलिए अंतरक अंतरति से अगर उस संपत्ति का कब्जा ये वापस लेने का प्रयास करेगा, या अंतरक से व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला व्यक्ति ये ऐसा प्रयास करेगा, तो अंतरति अपने कब्जे की रक्षा इस अधिकार के नाते कर सकेगा। अंतरक या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति दो प्रकार से, ठीक है, अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, कब्जा लेने का प्रयास कर सकते हैं। पहला, न्यायालय की प्रक्रिया से, यानी मुकदमा दाखिल करें, और अगर मुकदमा दाखिल किया तो अंतरति ये जो है ये प्रतिवादी के तौर पर वर्णित होगा। ठीक है, तब अंतरति अपने लिखित कथन में, ठीक है, धारा 53A द्वारा जो अधिकार, ठीक है, जिसे रक्षा करने का अधिकार है, यह ढाल के रूप में प्रयोग करने के अधिकार के रूप में विधिक जगत में जाना जाता है, उसका प्रयोग कर सकेगा। और 53A एक बाधा के रूप में अंतरक के सामने आ जाएगा, और न्यायालय अपनी प्रक्रिया से अंतरति को, ठीक है, इस संपत्ति के कब्जे से बेदखल नहीं करेगा। इस तरह अंतरक के सामने एक बाधा आ जाएगी कि इस संपत्ति के अंतरण की संविधा को विधि अनुरूप, ठीक है, तैयार करके ये संपत्ति किसे दे दे, अंतरति को दे दे। ठीक है, ये एक बाधा अंतरक के सामने रहेगी। अगर वो बेकब्जा करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, और अगर वो जबरदस्ती बेकब्जा करना चाहेगा तो अंतरति स्वयं इस अधिकार, इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत वादी की स्थिति में, वादी की हैसियत में भी न्यायालय आ सकता है, और निवारक अनुतोष जो सारे में वर्णित हैं उनका प्रयोग अपने हक की रक्षार्थ कर सकता है। लेकिन अंतरति अपना ये हक, जो कब्जे की रक्षा का हक, ठीक है, इस धारा द्वारा अंतरति को मिला है,
ये किसी को देना चाहे, अर्थात खुद अंतरण करना चाहे, किसी और को ये अंतरित कर दे, ऐसा ये नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्वतः तो इसके पास नहीं है, स्वतः तो इसके पास नहीं है। लेकिन अंतरक अगर अंतरण करता है, क्योंकि स्वत्व का अंतरण नहीं हुआ है, स्वत्व का अंतरण नहीं हुआ, तो अंतरक स्वत्व का अंतरण कर सकता है। अब अंतरक अगर स्वत्व का अंतरण करता है, यानी इस संविदा के अतिरिक्त एक सब्सिक्वेंट ट्रांसफर करता है, भाई एक तो ट्रांसफर ये हो गया, अब दूसरा सब्सिक्वेंट ट्रांसफर कर रहा है जो विधि की भावना और तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुकूल है, वैसा ट्रांसफर कर रहा है। अगर अंतरक वैसा ट्रांसफर करता है तो दो स्थितियां हो सकती हैं। दूसरी एक स्थिति क्या हो सकती है कि जो दूसरा अंतरति आ रहा है वो इस पूर्व के संव्यवहार से परिचित हो, ठीक है, उसे पता हो कि ये संपत्ति जिसे हमें अंतरित करने का प्रयत्न ये किया जा रहा है, या जिसे हमें प्रयत्न तो नहीं, अब तो अंतरित हो रही है, तो ट्रांसफर ही हो रही, ये संपत्ति जो हमें ट्रांसफर करने का प्रयास हो रहा है, इसका एक पूर्व में ट्रांसफर हो चुका है। हाँ, उस पूर्व के ट्रांसफर में स्वतः निश्चित रूप से अंतरति के पास नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो अंतरण व संपत्ति का के अंतरण की जो लिखत थी सब प्रतिफल थी, लिखत थी, हस्ताक्षरित थी, सब कुछ था, लेकिन तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए स्वतः ट्रांसफर नहीं हुआ था। लेकिन कब्जा अंतरति के पास जा चुका है, अंतरित संपत्ति का कब्जा उस संविदा के अनुसरण में अंतरति ले लिया है, ठीक है, या अपना कब्जा जो पहले से अंतरित संपत्ति पर अंतरति बनाए हुए था उस संविदा के अनुसरण में उसने चालू रखा है। और धारा 53A के मुताबिक अंतरक और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति उस संविदा द्वारा प्रदत्त अधिकारों से भिन्न अधिकारों को अंतरति के विरुद्ध प्रवर्तित कराने से विवर्जित, अर्थात कब्जा से बेदखल करना, क्योंकि उस संविदा में अधिकार के रूप में, अंतरक के अधिकार के रूप में वर्णित नहीं है, इसलिए अंतरक कब्जा नहीं छुड़वा सकता है, कब्जा उसी के पास रहेगा। अगर इस सारे संव्यवहार की, इन सारे तथ्यों की सूचना इस सब्सिक्वेंट ट्रांसफेरी को है, इस लास्ट अंतरति को है, ठीक है, तो ये अंतरति भी, ठीक है, इस अंतरति को कब्जे से बेदखल नहीं कर पाएगा। क्यों? उस शब्द क्या है? अंतरक और उससे भी उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति, शब्द ये है। हाँ, अगर ये इस सारे संव्यवहार से अनभिज्ञ है, उसे मालूम ही नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, ठीक है, तो फिर ये स्थिति रहेगी कि इस अंतरति का अधिकार इस अंतरक के विरुद्ध, जिसे जो सेकंड मतलब सेकंड ट्रांसफेरी के तौर पर अंतरक के द्वारा लाया गया है, ठीक है, इस अंतरक के इस अंतरति के विरुद्ध, अंतरति कहना चाहिए, इस व्यक्ति के विरुद्ध, ठीक है, अपने इस कब्जे की रक्षा के अधिकार का उपयोग ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि साम्य की दृष्टिकोण से अगर देखें तो फिर इस, ठीक है, व्यक्ति की स्थिति इस अंतरति की अपेक्षा बेहतर ये दिखाई देती है, ये अच्छी फूटिंग पर है, इसलिए उसके विरुद्ध ये अधिकार का परिवर्तन नहीं होगा। और अंतरति और उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों में आप अगर ये अंतरति ट्रांसफर करता है किसी को, उस व्यक्ति को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस अंतरति के पास स्वत्व तो नहीं है, ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये भागिक पालन हक दे रहा है। तो भागिक पालन ने जो कुछ अंतरति को दिया वो मुख्यतः क्या है? कब्जे की रक्षा का अधिकार, कब्जे की रक्षा का अधिकार। और इसीलिए इसे कहा जाता है इस सेक्शन के बारे में कि ढाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तलवार के रूप में नहीं, क्योंकि तलवार आक्रमण के लिए होती है और ढाल रक्षा के लिए होती है। अंतरक इस पर आक्रमण करे, ये खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद कुछ नहीं, संपत्ति आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कब्जे में है, संपत्ति आपकी नहीं,
कोई आपको बेकब्जा करने का प्रयास करे तो आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए इसे आक्रमण का नहीं, रक्षा का अधिकार बोला जाता है। और अब एक बार हम लोग सेक्शन रीड आउट कर लें तो आप देखें बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। कहता है जहां की कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलांश अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है जिससे उस अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक निबंधन युक्त निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सकते हैं। और अंतर्गति ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है। यह अंतर्गति जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई काम कर चुका है। इन सब बातों से क्या हुआ, संविदा का अस्तित्व यह निर्धारित हो गया। उसने संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई काम भी किया है, यानी कोई अग्रिम धनराशि प्रतिफल में से पार्टली हो सकता उसने कंसिडरेशन दे दिया हो, ठीक है, और नहीं तो कब्जा तो उसने लिया ही है, ठीक है। और अंतर्गति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए रजामंद। यहां तक उसने वो स्थिति बताई जिनमें ये सेक्शन लागू होगा। जहां तक उन स्थितियों का वर्णन किया, दीज सर्कमस्टांसेस मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। इफ दीज सर्कमस्टांसेस आर नॉट प्रेजेंट देन यू कैन नॉट इन्फोर्स दैट, ठीक है, लॉ विच इज नरेटेड बाय द लेजिस्लेचर इन सेक्शन 53A, ठीक है। और लॉ क्या है, वो लास्ट पैरा उन्होंने कहा रजामंद है, कामा लिया, कहा वहां इस बात के होते हुए भी कि जहां के अंतरण की कोई लिखत, पहले इसमें रजिस्टर्ड शब्द थे अब वो म्यूट हो गए, ठीक है ना। जहां के अंतरण की कोई लिखत है वहां वह अंतरण किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसके लिए विहित रीत से पूरा नहीं किया गया है, ठीक है। भले ही ये बात भी है, ये कमी है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, अंतरक, ठीक है, या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति अंतरति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, ठीक है, और अंतरति या उससे दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वो व्यक्ति शामिल नहीं जिसे अंतरति ने संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया है, वो नहीं, वो इस अधिकार का फायदा नहीं ले सकता। अगर इसे अंतरति ने ट्रांसफर कर दिया आगे तो जो आगे वाला अंतरति आएगा, क्योंकि इसके पास तो था ही नहीं, वो कब्जा नहीं बचा सकेगा, अंतरक उसे बेदखल कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अवांछित व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद कोई, हाँ, इससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों में इसके उत्तराधिकारी शामिल है, ठीक है ना। दावा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उस संपत्ति के विषय में जिस पर अंतरति ने कब्जा लिया है या चालू रखा है कोई भी ऐसा अधिकार जो संविदा के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित अधिकार से भिन्न है, और संविदा के निबंधनों में बेदखल करने का अधिकार अंतरक की इच्छा पर वर्णित हो ही नहीं सकता, क्यों होता ही नहीं, ठीक है ना। तो जो उस संविदा के निबंधनों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित अधिकार से भिन्न है प्रवर्तित कराने से विवर्जित होगा, नहीं करा सकते, ठीक है। तो अंतरति को जो कुछ मिला वो कब्जे के रक्षा का अधिकार मिला, ठीक है ना। परंतु इस धारा की कोई भी बात सप्रतिफल अंतरति के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे उस संविदा के भागिक पालन की सूचना न हो। अगर अंतरक के पास किसी स्वत्व है, अंतरक अपने स्वत्व को आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जिसे आगे अपने स्वत्व को ट्रांसफर वो करता है, वो अगर सप्रतिफल अंतरति यानी वो भी अगर अप्रतिफल अंतरति है तो, ठीक है, इस अधिकार द्वारा वो इस धारा द्वारा प्रदत्त अधिकार, ठीक है, उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सप्रतिफल अंतरति है और उसे पूर्विक संव्यवहार की कोई सूचना भी नहीं, ठीक है, तो अंतरति उसके विरुद्ध अपने कब्जे की रक्षा का अधिकार प्रयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन वो या अप्रतिफल अंतरति या तो अप्रतिफल है और या उसे पूर्विक संव्यवहार की सूचना है, सप्रतिफल लेकिन पूर्विक संव्यवहार की सूचना, ठीक है, उसका पूर्विक संव्यवहार की सूचना नहीं है लेकिन अप्रतिफल है। दोनों ही दशाओं में वो, ठीक है, आपका वो यानी अंतरति इसके विरुद्ध अपने कब्जे के अधिकार की रक्षा का प्रयोग कर सकेगा। लेकिन अगर ये सप्रतिफल है और इसे पूर्विक संव्यवहार की कोई सूचना भी नहीं तो फिर ये उस अंतरति की अपेक्षा बेहतर फुटिंग पर है, और फिर, ठीक है, इसके विरुद्ध अंतरति अपने
उस कब्जे की रक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा जो सेक्शन 53A में अंतर्गति को मिला है, और ये उसे बेदखल कर देगा। अन्यथा इनमें से कोई भी बात की कमी है तो ये भी अंतर्गति को उस संपत्ति के कब्जे से बेदखल नहीं कर पाएगा। इस तरह साम्या ने एक स्थिति निर्मित कर दी कि स्वत्व तो ट्रांसफर नहीं हुआ, स्वत्व तो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि संविदा का भागिक पालन हुआ है तो अंतरक के लिए भी एक कठिन स्थिति आ गई है। ठीक है, और उस स्थिति में अंतरक के सामने भी बहुत विकल्प बचे नहीं, सिवाय इसके कि वो इसी अंतरति को, ठीक है, एक तत्वा प्रभुत्व विधि के उपबंधों के अनुरूप लिखत तैयार कराकर, ठीक है, संपत्ति का अंतरण कर दे। ठीक है, इसके अलावा बहुत विकल्प बचे नहीं। तो साम्या ने लगभग वो स्थिति सुनिश्चित कर दी कि भागिक पालन जो संविदा का हुआ उसका पालन पूर्णता हो। ठीक है, और ये स्थिति निर्मित करने का उसने तरीका जो अपनाया वो क्या कि अंतर्गति को कब्जे की रक्षा का अधिकार दे दिया। ठीक है, कानून की दुनिया में इसे कब्जे की रक्षा के अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे।